हेलो गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग पॉलिटी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और उसी से रिलेटेड लेक्चर नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में हमने प्रेसिडेंट के पावर के बारे में डिस्कस करा था और प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करा था, है कि नहीं? तो आज प्रेसिडेंट का पावर में से लास्ट पावर जो है एमरजेंसी पावर, उसको डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे भाई? एमरजेंसी पावर को। और उसके साथ ही साथ हम लोग वाइस प्रेसिडेंट को भी डिस्कस करेंगे। किसको? वाइस प्रेसिडेंट के क्या क्या पावर्स होते हैं भाई, और किस तरीके से सिलेक्शन होता है, क्या क्वालिफिकेशन होता है, उन सब सारी चीज़ों को एक एक कर कर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला जो हमारा है वो हमने पहले ये देखेंगे कि कल आखिरकार हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है कि नहीं? किसी चीज़ को एग्जीक्यूशन करने का जो पावर होता है वो क्या क्या होता है। दूसरा जो है वो हमने ये देखा था कि लेजिस्लेशन पावर क्या होता है, मतलब कोई कानून वगैरह अगर बनाया जाता है तो उसमें किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो रिलेट की जाती हैं। आगे थर्ड हमने देखा था फाइनेंशियल पावर, और फोर्थ देखा था हमने जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर भी देखा था, क्योंकि उसमें हमने ये जाना था कि ये सुप्रीम कमांडर होते हैं भाई, है ना? सुप्रीम कमांडर होते हैं सबके, किसके? एयरफोर्स के, नेवी के, और आपको देखने को मिलेगा एयरफोर्स, नेवी, और एक तीसरा तो आप जानते ही हैं, है कि नहीं? ठीक है, ये तीनों के एक तरीके से आपको क्या देखने को मिलेंगे, वो क्या थे? सुप्रीम लीडर थे। ठीक है, तो ये बात तो हमने डिस्कस कर रखा था। आज जो होगा वो एक तरीके से हम लोग क्या इमरजेंसी को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इमरजेंसी के पावर है, कि इमरजेंसी जो लगता है उसमें कितना जो रूल है वो एक तरीके से प्रेसिडेंट का होता है, उनको एक तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ा जाए भाई, नेक्स्ट इमरजेंसी पावर अगर देखा जाए तो क्या है इमरजेंसी पावर भाई? इमरजेंसी पावर में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी इन 3 कंडीशन। याद रखना कि 3 कंडीशन, अगर ये 3 कंडीशन के थ्रू जो है या 3 कंडीशन में जो है वो प्रेसिडेंट इमरजेंसी का ऐलान कर सकती है। गेटिंग द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। याद रखना कि जब तक जो कैबिनेट मेंबर होते हैं, है ना, पीएम कैबिनेट मेंबर के हेड होते हैं, और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं, सबका जो है मंजूरी लेना पड़ता है। ठीक है, सबका मंजूरी लेने के बाद वो मंजूरी जो रिटन डॉक्यूमेंट है वो एक तरीके से कहाँ दिया जाता है? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट फिर एक तरीके से उसको क्या करते हैं? साइन करते हैं। वो साइन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखा जाए, सबसे पहले क्या, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 352, क्या है? आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात किया गया कि नेशनल इमरजेंसी कब लागू किया जा सकता है। तो आर्टिकल 352 में बस ये जरूर याद रखना, इतना तो जरूर याद रखना है कि हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी कब लगाई जाती है, कौन से आर्टिकल के तहत लगाई जाती है। तो वो आप ये बोल सकते हैं 352। ठीक है, अराइजिंग आउट ऑफ द वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और द आर्म्ड रिविलियन विद इन द कंट्री। अगर हमारे देश में आर्म्ड रिविलियन है या कोई वॉर का सिचुएशन एक तरीके से क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से इमरजेंसी का सिचुएशन जो है वो लगाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कब लगता है भाई, और वो कौन से आर्टिकल में बारे में बात किया गया? 356। ठीक है, याद रखना 356 में अराइजिंग आउट ऑफ द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। जैसे कि मान लो कोई स्टेट में जो है वो स्टेट में वो सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, और वहाँ वहाँ पर जो है फेल हो गया। अराइजिंग आउट द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कि वहाँ पर जो सीएम है या वहाँ जो गवर्नर है, मान लो कि वो पद पर नहीं है कुछ किसी कारणवश, तो वहाँ पर देखते हैं प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत महीनों तक प्रेसिडेंट रूल लगा था, क्योंकि वहाँ के सीएम गवर्नर वगैरह को, गवर्नर रहते हैं लेकिन जनरली प्रेसिडेंट रूल में गवर्नर ही एक तरीके से रूल करते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये बात याद रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिडेंट रूल। तो याद रखना है कि प्रेसिडेंट रूल 356 आर्टिकल के तहत जो है वो एक तरीके से प्रोवाइडेड है। क्लियर? आगे आते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। 360 आर्टिकल में डिस्कस किया गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल इमरजेंसी? फाइनेंशियल मतलब अगर हमारे देश में पैसों की कमी या पैसों की तंज हो जाए, तो उसको एक तरीके से कॉप अप करने के लिए जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। जैसे कि देखा जाए, अराइजिंग आउट ऑफ द थ्रेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जैसे कि हमारे देश में मान लो कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है,
इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन, आगे हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। बस ये याद करना कि इन्फ्लेशन वैसा सिचुएशन होता है जब मार्केट में जो फ्लो ऑफ मनी या फिर ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए, फ्लो ऑफ मनी, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए या इकोनॉमी में फ्लो ऑफ मनी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो कौन सा सिचुएशन क्रिएट कर देता है, इन्फ्लेशन का, जिसके वजह से बहुत सारी चीज़ें महंगे बिकने लगते हैं। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना इन्फ्लेशन का जनरल मीनिंग क्या होता है, राइज इन द प्राइस लेवल, कि किसी भी चीज़ या बहुत सारी चीज़ों का जो है वो दाम एक तरीके से बढ़ जाना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सिंपल सा इन्फ्लेशन बोलेंगे। ठीक है, आगे अगर देखा जाए दूसरा सिचुएशन आ सकता है डिफ्लेशन का। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि अगर फ्लो ऑफ मनी जो है वो बहुत कम हो गया, मतलब मार्केट में पैसा है ही नहीं। अब मार्केट में पैसा नहीं है मतलब चीज़ों का डिमांड जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जब पैसा रहेगा नहीं तो एक तरीके से डिमांड कैसे होगा भाई, है कि नहीं। तो एक तरीके से पैसा रहना चाहिए अगर उसको डिमांड को क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये बात समझ में आना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, जो कि आगे हम लोग देखकर चलेंगे। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो इमरजेंसी पावर आप समझ गए। अब इमरजेंसी पावर से थोड़ा सा आगे रिलेटेड हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर देखा जाए तो क्या है भाई, अगर डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, कि हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन कब और कैसे होता है। ठीक है, क्या चीज़, नेशनल इमरजेंसी। अब देखिए यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जो डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी है वो किस तरीके से हम लोग जो कॉप अप करके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे कि आपको पता ही है कि फर्स्ट इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन 1962। इमरजेंसी जो है 1962 में, एक तो भाई हमने सबसे पहला वॉर जो है 1947 1948 में लड़ा था भाई, किससे, पाकिस्तान से, जब वो ऑपरेशन गुलमर्ग चलाकर पाकिस्तान ने, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जब ऑपरेशन गुलमर्ग चलाया था, कौन, पाकिस्तान। ठीक है, और जबरदस्ती इंडिया को या फिर जम्मू एंड कश्मीर को कब्जा करना चाह रहा था, लेकिन वो कर नहीं पाया भाई। ठीक है, पूरे तरीके से थोड़ा बहुत कर पाया, वो भी इसी वजह से कर पाया क्योंकि जो है जवाहरलाल नेहरू यूएन चले गए थे कि भाई जो कश्मीर का मुद्दा है वो एक तरीके से किस तरीके से सुलझाया जाए उसके बारे में बात करने के लिए। तो थोड़ा सा आपको ये बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि चीज़ों को किस तरीके से हमें एक एनालाइज करके चलना है कि कनेक्ट करके चलना है। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का सेम उसी तरीके से जब फर्स्ट इमरजेंसी लगा था, जब चाइना ने एग्रेशन दिखाया था 1962 के वॉर में, जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था, तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से इमरजेंसी लगाई गई थी। सेकेंड इमरजेंसी जो लगाया गया था वो डिक्लेयर इन 1971 ड्यू टू द इंडो पाकिस्तान वॉर। देख रहे हो कि देखो वॉर का सिचुएशन कभी भी आता है तो इमरजेंसी लगता है ना, नेशनल इमरजेंसी लगता है। ठीक है, तो ये दोनों में एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा कौन सा इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, थर्ड जो इमरजेंसी लगाया गया था ये थोड़ा सा दर्दनाक था है कि नहीं। जैसे कि आप जानते हैं दर्दनाक इन द सेंस कि बहुत सारी चीज़ों में कॉन्स्टिट्यूशन में भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, और एक तरीके से लोगों को जो है मतलब ज़बरदस्ती नसबंदी वगैरह कराया जा रहा था। ठीक है, तो मतलब लोगों को पकड़ पकड़ के, तो वो सब सारी चीज़ें थी भाई। तो थर्ड इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन 1975 ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, किसके हिसाब से, कि भाई इंटरनल डिस्टरबेंस है, और बहुत सारी चीज़ों का जो उलझन था वो एक तरीके से देखने को मिल रहा था, जिसके वजह से इंदिरा गांधी ने जो है इंदिरा गांधी जी ने जो है वो क्या लगाया, एक तरीके से इमरजेंसी लगाया। दूसरा पहला क्या है, उसके बाद आगे आते हैं पहले वीटो पावर। वीटो पावर एक ऐसा पावर होता है जो कि प्रेसिडेंट के पास होता है, क्या होता है भाई, प्रेसिडेंट के पास रहता है। अब अगर वीटो पावर लगा दे तो क्या होता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विथ अ 3 वीटो, तीन तरीके के वीटो ये लगा सकते हैं। पहला कि एब्सोल्यूट, एक होता है सस्पेंसिव, एक होता है पॉकेट वीटो। देर इज नो क्वालिफाइड वीटो इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द टाइप ऑफ वीटो, तो यहाँ कोई भी क्वालिफाइड जो है वीटो नहीं है, बस एक तरीके से कि मतलब पावर दिया गया वीटो का कि ये पावर का इस्तेमाल जो है प्रेसिडेंट कर सकते हैं। वैसे जनरली बहुत कम इसका इस्तेमाल जो है वो करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट, तो ये बात जरूर याद रखिएगा।
तो 3 तरीके के वीटो, या फिर हम जनरली उसको 4 तरीके का वीटो पढ़ेंगे। अभी पहला पहला क्या वीटो, कौन सा वीटो पावर होगा भाई? पहला एब्सोल्यूट वीटो पावर। मतलब कोई भी अगर विथ होल्डिंग द एसेंट ऑफ द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, मतलब क्या कि कोई भी बिल जो पास हुआ है लेजिस्लेचर में, वो एक तरीके से देखो एब्सोल्यूट वीटो जो होता है वो क्या होता है वो समझना, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो क्या, विथ होल्डिंग द एसेंट ऑफ द बिल पास्ड बाय द, एक तरीके से लेजिस्लेचर, जो भी लेजिस्लेचर के द्वारा एक तरीके से पास किया गया उसको विथ होल्ड किया जा सके, और समय रहने पर उसको एक तरीके से, हाँ भाई ठीक है आप ठीक कर रहे हो, या फिर उसको पूरे तरीके से होल्ड कर लो, मतलब एब्सोल्यूट वीटो है। मतलब उसको अपने पास अपने हिसाब से उसको आगे रेगुलेट किया जाएगा। दूसरा है क्वालिफाइड वीटो, सेंडिंग बैक द बिल। अब बिल आया भाई कोई, अब बिल को फिर से पार्लियामेंट में भेज दिया गया, विच कैन बी ओवर राइडेड बाय द लेजिस्लेचर विद हायर मेजोरिटी, कि भाई मुझे और हायर मेजोरिटी पर चाहिए, अगर होगा तब हम इसको पास करेंगे। कोई भी चीज हो सकता है, कोई भी बिल हो सकता है। तो ये पावर रहता है क्वालिफाइड। तीसरा क्या, सस्पेंसिव पावर, सेंडिंग बैक द बिल विच हैव नो ओवरसाइडेड द लेजिस्लेचर विद ऑर्डिनरी मेजोरिटी। ये बोल रहा है कि भाई हाँ भाई हो सकता है कि जब तक पूरी ऑर्डिनरी मेजोरिटी ना आ जाए तब तक हम इसको नहीं, हो सकता है कि कोई बिल जो है पास हुआ हो 230 और 222 से, कि भाई इसमें जो है वो चेंजेस हो सकता है, मतलब इसमें सस्पेंशन है बिल में, तो आप फिर से इसको एक तरीके से डिस्कस करिए। पॉकेट वीटो क्या होता है, टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल, कि बिल पर कोई भी एक्शन ना लेना, ठीक है, बाय द लेजिस्लेचर। अब इसमें ये विथ होल्ड कर रहा है भाई, और इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है। एंड इट वाज यूज्ड इन 1986, इसको 1986 में यूज किया गया था, खास करके किसमें, किसके लिए, पोस्टल बिल के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ ज्ञानी जेल, ठीक है। तो इसमें एक तरीके से पोस्टल जो चीजें थी, ये पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जो बिल था वो आया था, उसमें एक तरीके से पॉकेट वीटो जो है वो लगाया गया था। तो आप याद रखिएगा 4 तरीके का वीटो जो है वो प्रेसिडेंट होल्ड करती हैं, ठीक है। आगे आ जा भाई, पोजीशन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, पोजीशन क्या होता है इंडियन प्रेसिडेंट का, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग चीजों को समझ के चलिए और चीजों को एनालाइज भी करते चलिए ताकि समझ में आ जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड अ पार्लियामेंट्री, आप जान रहे हैं कि हमारे देश में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है भाई, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है कि नहीं, पार्लियामेंट्री, जहां पर राज्यसभा और लोकसभा है, प्रॉपर तरीके से पार्लियामेंट है, और वो पूरी चीजों को एक्सेस करके चलता है, ठीक है। एंड द प्रेसिडेंट हैज बीन मेड ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, याद रखना कि एक होता है जो प्रॉपर तरीके से एक्टिवली काम करता है ना, एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर जो होता है वो कभी भी एक्टिवली काम नहीं करता है कोई भी बिजनेस में, लेकिन अगर कोई एक्टिव पार्टनर है, जैसे एक्टिव कौन होता है यहाँ पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ये जो रहते हैं वो नॉमिनल पार्टनर, ठीक है भाई आप लोग लाओ मैं उसको लागू करवा दूंगा, या मेरे सिग्नेचर से लागू हो जाएगा। द रियल एग्जीक्यूटिव बीइंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द, जो रियल जो एक तरीके से एग्जीक्यूटिव होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन, प्रेसिडेंट, जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, कौन होते हैं, जो रियली एग्जीक्यूट करते हैं सारे काम को। तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं भाई, रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, याद रखना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि किसके द्वारा हेड किया जाता है भाई, प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। वही है जो पूरे चीजों को रेगुलेट करके चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया पोजीशन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है, कि ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। अब आते हैं हम लोग वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट अभी तो चुने तो नहीं गए हैं, ठीक है, अभी जैसे ही जगदीप धनखड़ जो है उन्होंने एक तरीके से रेजिग्नेशन दिया, तो यही जो है वो एक तरीके से जीतेंगे। अब इनका नाम बताइए, थोड़ा सा आप लोग जरूर सर्च कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जो है वो खुद ही एनालाइज करके चलना पड़ेगा, ठीक है। वैसे जब तक अगर चुन के आ जाते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 में डिस्कस किया गया किसके बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। किसके बारे में डिस्कस किया गया, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अब यहाँ पर देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही ऑक्यूपाइज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री। सबसे पहले प्रेसिडेंट भाई होल्ड करेगा, ठीक है, और दूसरा जो ऑफिस है वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इस तरीके से होल्ड करके चलते हैं, क्या चलते हैं, ये सेकंड जो पोजीशन ऑफ द एक तरीके से कंट्री, ठीक है। द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ, सेम उसी तरीके से जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसी सेम उसी तरीके से जो है वो
जो है वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्शन करते हैं। इसमें मेंबर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक तरीके से मिलकर चूज करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। किसके थ्रू? इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। ठीक है, ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोला गया कि इलेक्टोरल कॉलेज के तहत ही, लेकिन उसमें कंसिस्ट क्या करेंगे? जो भी इलेक्टेड होंगे या नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। मतलब अगर देखा जाए राज्यसभा के जितने मेंबर हैं और लोकसभा के मेंबर, उन दोनों के द्वारा ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट दिया जाता है। और उसमें जो भी कैंडिडेट का ज्यादा मेजोरिटी होगा, वो कैंडिडेट क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो है वो चला जाएगा या वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। ऑल डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज एब्जुकेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। और सारी चीजें जो है वो किसके देख रेख में होगी? अगर कोई भी परेशानी होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको देख रेख कर चलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समझकर चलना है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट का बनने के लिए? ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप याद, एक और बात याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट जो रहते हैं वो स्पीकर या फिर उसको चेयरमैन बोल सकते हो। स्पीकर तो बोलेंगे नहीं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्लियर? यहाँ ये बात समझना है। ये बोला गया वाइस प्रेसिडेंट शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है भाई कि सिटीजन तो होना ही चाहिए, है कि नहीं? इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ही कैन हैव अ कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। और कब? 35 साल जो है इनका एज हो चुका होना चाहिए। ठीक है, मतलब 35 ईयर्स ऑफ एज। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। और उनको जो क्वालिफाइड इलेक्शन, मतलब इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड मेंबर होने चाहिए। किसके लिए? राज्यसभा के लिए। ठीक है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस फॉर प्रॉफिट। और उसके अलावा कोई दूसरा ऑफिस फॉर प्रॉफिट जो है वो, ऑफिस फॉर प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि उसके अलावा कोई दूसरा ऑफिस जिससे वो पैसा कमा रहे हैं वो होल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है जो क्वालिफिकेशन आपको वाइस प्रेसिडेंट का देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत जनरल सा था, तो ये बात तो आपको पता ही होना ही चाहिए। ठीक है, आगे अगर देखा जाए, नेक्स्ट क्या है भाई? देखो, ओथ। ओथ कौन दिलाता है? तो आर्टिकल 63 के अंदर वो आता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। और अंडर आर्टिकल 69 में, द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड सम पर्सन अपॉइंटेड ऑन द बिहाफ बाय। तो किसके द्वारा? वाइस प्रेसिडेंट के थ्रू जो है वो एक तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता है। कैंडिडेट ऑफ ऑफिस कौन होते हैं भाई? है कि नहीं? जो कि अपॉइंट किया जाता है। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। तो वो जो भी कैंडिडेट, जो भी ऑफिस में जो मेंबर या कंडीशन के हिसाब से उसको रखा जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि मेंबर नहीं होना चाहिए कोई भी हाउस पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस फॉर प्रॉफिट। और कोई ऑफिस फॉर प्रॉफिट भी होल्ड नहीं करना चाहिए। यह है कंडीशन का ऑफिस का। कौन? वाइस प्रेसिडेंट। और उसके अलावा सम पर्सन जो अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अपॉइंट किया जाता है वो ना तो कोई राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर रहते हैं, और ना ही वो स्टेट असेंबली, मतलब स्टेट जो असेंबली है उनके भी एक तरीके से मेंबर रहते हैं। तो एक तरीके से वैसे वैसे लोगों को जो ऑफिस, जो मेंबर ऑफ द ऑफिस जो है एडमिनिस्टर करने के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो आई होप सो ये भी चीज़ कंप्लीट होगा। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि थोड़ा बहुत आप लोगों को देख कर चलना है, इंपॉर्टेंट है। टर्म ऑफ ऑफिस। टर्म क्या रहता है भाई ऑफिस का? टर्म कितना रहता है आपको? ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। कभी भी रिजाइन दे सकते हैं, जैसे कि अभी जगदीप सिंह धनकर, जगदीप धनकर जो है, या धिनकर बोलते हैं ना, हाँ, धिनकर जी ने एक तरीके से अभी रेजिग्नेशन दिया हेल्थ का इशू देते हुए। तो वो प्रेसिडेंट को अपना जो है वो रेजिग्नेशन लेटर दिए थे। ही होल्ड ऑफिस कहाँ कब तक भाई? 5 साल तक। फ्रॉम द डेट वी इंटर अपॉन हिज ऑफिस, जब से ऑफिस वो एक होल्ड करेंगे उसके बाद से 5 साल तक वो एक तरीके से जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट में रह सकते हैं। ठीक है, ही कैन बी रिमूव्ड। क्या बोला गया? इनको रिमूव कैसे किया जाएगा अब ये समझिए। देखो, रिमूव करने का है, ही कैन बी रिमूव बाय द रिजोल्यूशन। कहाँ से? एक रिजोल्यूशन पास करना होगा, कहाँ पर? राज्यसभा में। पास्ड बाय द एब्सोल्यूट मेजोरिटी, अगर मेजोरिटी से पास हो गया। एंड अग्रीड बाय द लोकसभा। आर्टिकल 67 बी में ये बात बोली गई है कि भाई अगर रिमूव करना है तो भाई पहले हम लोग उसको लाएंगे, ये प्रस्तावना लाएंगे कि भाई हमें
इनको रिमूव करना, क्योंकि ये उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, जैसे ऐसा मान लो। ठीक है, तो अगर उसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ गया, पूरी तरीके से मेजोरिटी आ गया, ठीक है, तो वो एक तरीके से, और साथ ही साथ लोकसभा की एग्रीमेंट भी चाहिए अगर उसको हटाना है। ठीक है, तो ये बात है। ही कैन बी इलेक्टेड फॉर एनी मेंबर ऑफ द टर्म्स, एनी नंबर ऑफ टर्म्स, और उसको कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए उनको चुना जा सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, इंपॉर्टेंट है और समझ कर चलना है। ठीक है, आगे देखो। वैकेंसी ऑफ ऑफिस, कब कब वैकेंट हो सकता है भाई? द वैकेंसी इन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस कैन अकर इन द फॉलोइंग बेस। पहला, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर, टेन्योर खत्म हो गया, बाय हिज रेजिग्नेशन और रिमूवल बाय हिज डेथ। तो ये चार तरीके से जो वो ऑफिस वैकेंट हो सकता है जनरली। ठीक है, व्हेन द वैकेंसी इज गोइंग टू बी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट, एंड इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन। अगर जैसे मान लो कि किसी कोई 2024 में आया, ठीक है, और 2029 तक है, ठीक है, या 2025 से मान लेते हैं, 2025, 26, 27, 28, 29। ठीक है, अब मान लो कि ये एक्सपायर होने वाले हैं, एक्सपायर होने वाले मतलब डेट जो है वो खत्म होने वाला है, उसके पहले ही वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है हो जाना चाहिए। ठीक है, पहला। दूसरा, इफ द ऑफिस फॉल्स वैकेंट बाय रेजिग्नेशन, अगर ऑफिस जो है रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ या अदरवाइज किसी भी तरीके से होता है, तो एक तरीके से यहाँ पर जो भी वैकेंसी है वो तुरंत फिल करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तुरंत ही, तुरंत मतलब तुरंत। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे आ जाओ। द न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट रिमेन्स इन द ऑफिस फॉर फुलफिलमेंट फुल टर्म 5 years फ्रॉम द डेट ही एज्यूम। और मान लो कि जैसा अभी जगदीप धनखड़ जो है, उन्होंने एक तरीके से पोस्ट छोड़ा, उसके बाद का जो जो भी नए बनेंगे वो पूरे 5 साल के लिए बनेंगे। ठीक है, पूरे 5 साल के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? emolument, emolument, he draws his salary in his capacity as a ex officio chairman of, एक तरीके से राज्यसभा। his present salary was 12,000 या 1,25,000, 1,25,000 पर मंथ रहता है, लगभग लगभग। he 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 as a vice president draw a salary of 4 लाख पर मंथ। याद रखना, इमॉल्वमेंट अगर एक्स ऑफिशियो को चेयरमैन है, कोई जो एक तरीके से रिटायर हो चुका है या फिर जो छोड़ चुका है, उसको एक तरीके से 1,25,000, और जो करंट वाइस प्रेसिडेंट का सैलरी रहता है वो 4 लाख रुपया प्रति महीना जो है वो एक तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखना। सैलरी भाई, सैलरी यहाँ भी ठीक ठाक ही है। आते हैं पावर एंड फंक्शंस। ही एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, इन दिस कैपेसिटी हिज पावर एंड द फंक्शन आर सिमिलर टू दोज ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। कि ये एक ऑफिशियल चेयरमैन भी रहता है, ठीक है, राज्यसभा के कौन, वाइस प्रेसिडेंट, और एक तरीके से स्पीकर ऑफ लोकसभा भी देखने को जिस तरीके से मिलते हैं, सेम उसी तरीके से स्पीकर का भी काम राज्यसभा में करते हैं। ही एक्ट एज अ प्रेसिडेंट व्हेन द वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली होगी रेजिग्नेशन से, रिमूवल से, डेथ से, या किसी भी तरीके से, तो जो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे वो प्रेसिडेंट के जैसा ही काम करेंगे। ठीक है, ही कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। याद रखना, कोई भी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के तौर पर 6 महीने तक, मतलब 6 मंथ तक वो एक तरीके से काम कर सकते हैं। वाइल एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट और अ डिस्चार्जिंग फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन, दोज ड्यूटीज आर परफॉर्म बाय द डिप्टी चेयरमैन। याद रखना कि अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का कुर्सी संभाल रहा है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर का, राज्यसभा स्पीकर का जो पद संभाले हुआ था वो नहीं संभालेगा, उसको कौन संभालेगा? डिप्टी स्पीकर, जो डिप्टी चेयरमैन संभालेगा। ठीक है, जो दूसरे चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए भाई, आगे क्या है? ठीक है, ये देखो, इफ द ऑफिस ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट। अगर मान लो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के ऑफिस जो है वो खाली पड़े हुए हैं, रीजन ऑफ अ डेथ हो सकता है, रेजिग्नेशन हो सकता है, रिमूवल, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। देख रहे हो कि अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जो है दोनों का पोस्ट नहीं रहा, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो एक तरीके से प्रेसिडेंट का काम करेंगे। ठीक है, और अगर वो भी एब्सेंट रहे तो अदर जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो एक तरीके से
एक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के रूप में। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969 व्हेन द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड, जाकिर हुसैन जब मरे थे या उनका देहांत हो गया था, वाइस प्रेसिडेंट जो है वीपी गिरी रिजाइन, दोनों। अब सोचो 1969 में एक कांड हुआ, कांड भी नहीं भाई, मतलब एक काम हुआ, वो क्या हुआ, प्रेसिडेंट जो है जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन उनका जो है वो डेथ हो गया, ठीक है। और जो दूसरा वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिजाइन दे दिया, वीबी गिरी, ठीक है, उन्होंने क्या दिया, रिजाइन दे दिया। तो मतलब भाई दोनों पोस्ट खाली हो गया। तो इसके बाद अब दोनों पोस्ट वैकेंट है, इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस एम हिदायत उल्ला एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट। तो एम हिदायत उल्ला जो थे, एम हिदायत उल्ला, उन्होंने एक तरीके से एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किया था। तो ऐसा भी सिचुएशन आ चुका है, ठीक है। तो सिचुएशन कोई भी, तो सोचो किस बारीकी से चीज़ों को लिखा गया है, किस बारीकी से चीज़ों को आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और समझकर चलना है, ठीक है। यहाँ तक आई होप सो कंप्लीट होगा, क्लियर। आगे देखो भाई, क्विक डाइजेस्ट में अगर थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ पर कुछ जो चीजें हैं वो थोड़ा सा आप लर्न कर सकते हो। जैसे कि कृष्णाकांत वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू डाई इन द ऑफिस। कृष्णाकांत पहले वाइस प्रेसिडेंट थे जो ऑफिस, मतलब जब वो उनकी कार्यकाल चल रही थी, उनके कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। when the two president डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड फारूकुद्दीन या फारूकुद्दीन जो है अली अहमद डाइड इन ऑफिस, ये भी। एंड देन रिस्पेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी, वीवी जट्टी एक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन द जून 1960 when then the president Dr. Rajendra Prasad जो है on a 15 days tour of the USSR and again in the July 1961 when the Dr. Rajendra Prasad was very ill। तो ये है दो समय जब एक तरीके से जो है प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो एक तरीके से एक्टिंग कर रहे थे, किसके रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में। देखो यहाँ पर द वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वो डिस्चार्ज कर दिया गया फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से इन द जून 1960। कब, देन द प्रेसिडेंट, उस वक्त के प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 15 डेज के टूर के लिए यूएसएसआर गए थे। और उसके बाद अगेन इन द जुलाई जब वो थोड़ा सा बीमार रहने लगे थे, ठीक है। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ें थोड़ा सा याद रख लेना यार, ठीक है। लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट देख लो, वाइस प्रेसिडेंट का लिस्ट, डॉक्टर सबसे पहले राधा कृष्णन लॉन्गेस्ट थे, ठीक है, 1952 से फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। जाकिर हुसैन जो है वो एक तरीके से आगे बने थे, सेकंड बीबी गिरी थे, उसका शॉर्टेस्ट टेन्योर, ठीक है, 2 साल के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा लिस्ट आपको, पाठक जी तो ये सब सारे हैं आपको, मेंबर बी जट्टी, ये सब सारे जो है वो लिस्ट है। बस ये हैं जो कृष्णाकांत वो ऑफिस में ही डाइड हो चुके थे, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा देख सकिएगा, थोड़ा सा देख लेना भाई, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। और अभी वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू के बाद, अभी वेंकैया नायडू के बाद कौन बने भाई, वेंकैया नायडू तो हो गया, उसके बाद अभी जगदीप, जगदीप धनखड़, ठीक है। और ये अभी 2025 तक, ठीक है, उसके 2025 से अभी दूसरे आने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ थोड़ा सा याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, क्लियर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से।